इस 10% को वोट को अगर हम इस तरीके से अगर डिवाइड करना है, क्योंकि 10% यहाँ पे 3 में जाएगा, 3% ऑफ पॉइंट में 9 जाएगा, इस तरीके से ना करते हुए हम इसको सीधा ऐसे करते हैं, इसमें हम लगाते हैं 12% समझने के लिए, और यहाँ पे कर देते हैं हम 18%। ठीक है, यहाँ पर हमने 18, यहाँ पे अब हमें सबसे कम किसे मिल रहा है, डी को ही है, तो हम इनको हटाएंगे, इनके सारे के सारे वोट लेकर हम इन तीनों व्यक्तियों में वितरित कर दें। इनका 12% था, तो 12 का हम 3 में डिवाइड करेंगे तो 4% जाता है, हम सबको 4% 4% 4% वोट दे देंगे। फिर भी हमारा जो कोटा है 51% वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम करते हैं, अब हम इस सबसे कम फिर मात्रा में कौन आ रहा है, सबसे कम आ रहे हैं आपके भाई साहब ए नंबर के। ए नंबर के आ रहा है, इनका टोटल वोट परसेंट है 22%, 22%, और यहाँ पर 44 है, यहाँ पे 34 है। किसी का 51% कोटा नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर ए को हटाएंगे और इनके 22% का हम 2 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 11% और यहाँ पर आपका 11%। इस प्रकार यहाँ पर आपके कितने हो रहे हैं, 55% हो रहे हैं, और 55% हमारा यहाँ पर कोटा कंप्लीट हो रहा है। कोटा कंप्लीट हो रहा है तो भाई साहब ये आपके राज्यसभा सदस्य बन गए। इस तरीके से इस जो निर्वाचन प्रणाली होती, इसी निर्वाचन प्रणाली को हम बोलते हैं आनुपातिक एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व में मत प्रणाली। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? फिर हम आगे चले, समझ में आया क्या नहीं? ओके, समझ में आना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। या तो देखिए, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी आपके माइंड इधर उधर भागता है, तो आप यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं उससे आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप हमें बताएंगे। ठीक है, शिवम, दीपक, नेहा, आप तीनों लोग, यहाँ पर है कार्यकाल की बात, अपना माइंड दौड़ाना, फिर मैं दौड़ाऊंगा, आपको क्वेश्चन करूंगा। कार्यकाल की बात, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा आपका परमानेंट असेंबली है, परमानेंट असेंबली मतलब स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती, याद रखना, कभी भंग नहीं होती। लेकिन इसके जो सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 250। यहाँ वर्तमान समय में हम लेकर चले 245, तो इन 245 सदस्यों में से प्रत्येक 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और जो इनके सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 2 वर्ष बाद प्रत्येक सदन जिनका 6 वर्ष पूर्ण हो रहा है, 2 वर्ष बाद उनमें से 245 में से आपके 1/3 सदस्य चले जाते हैं। ठीक है, मतलब आपका अगर हम मान के चले 240 का हम 30% निकालें, यानी कि आपके 72 सदस्य, 72 सदस्य आपके हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं और नए दूसरे सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका निकलता है। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बन रहा है इससे, कि फिर मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, मुझे ये बताएं। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं है?
आनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, कहाँ पर आपको वॉइस प्रॉब्लम आई थी? अभी भी आ रही है? एक मिनट होल्ड करें। अभी भी ये प्रॉब्लम? अच्छा, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी समझने में, ये बताएं, आपने क्या नहीं सुन पाया? अच्छा, ये आप समझ नहीं पाए, चलिए। मैंने आपको ये बताया कि जो कार्यकाल होता है, इसका राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। आवाज आ रही है ना? कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट असेंबली है। आपके अधिकतम सदस्य हैं 250, वर्तमान समय में है 245। इन 245 सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यानी कि हर 2 वर्ष बाद, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य। ठीक है। 1/3 सदस्य अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। ये मैंने बताया था आपको। मान के चलिए इस 245 पे, यानी कि हम 250 ही लेके चलते हैं। 250 में से हम 1/3 सदस्य करेंगे तो आपके 25 या 75, 75 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपने पद से रिटायरमेंट ले लेते हैं और नए 75 सदस्य आ जाते हैं। ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, ये आपको समझ में आया कि नहीं? आया दीपक? एक बार और बताएं, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे समझना आराम से। कार्यकाल लिखा है हमने, तीसरी हेडिंग बनाई थी कार्यकाल। कार्यकाल हम किसका जानना चाहते हैं? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल किसका होता है? सदस्यों का। राज्यसभा का कार्यकाल क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक परमानेंट असेंबली है, मतलब स्थायी सदन है। जब स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होगा, तो ये क्या है? इसके जो कार्यकाल होगा, नहीं होगा कार्यकाल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सदस्य मान के चलिए 250, अधिकतम सदस्य 250 हैं, और वर्तमान समय में आपके सदस्य कितने हैं? 245। हम बात करें समझने के लिए, 1/3 सदस्य यानी कि 30%, 1/3 30% आएगा। आएगा कि नहीं? ठीक है। तो हम बात करें 3% इसका, 250 का, तो 250 का 30% आता है आपका 75। ठीक है। 25 या 75, 30% यानी कि 75 मेंबर आपके होंगे 1/3 सदस्य 250 के हिसाब से। अगर इसके हिसाब से हम बात करते हैं 245 के हिसाब से, तो आपके निकल के आते हैं, पॉइंट में कोई व्यक्ति होता नहीं, दशमलव में, तो आपके 272 सदस्य निकलेंगे, मात्र 30% के, 1/3 सदस्य के 72 सदस्य निकलेंगे। सदस्यों का कार्यकाल होगा, सदन का कोई कार्यकाल नहीं है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, आपके 250 सदस्य या 245 सदस्य, इनका जो कार्यकाल होगा, यानी कि टर्नओवर होगा उनका, वो कितना होगा? आपका 6 वर्ष होगा। यानी कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अब यहाँ पर हमने 75 क्यों लिखा? क्योंकि ये 1/3 सदस्य हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद
रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, इनकी जगह पे फिर नए सदस्य आ जाते हैं। ये प्रक्रिया आपकी हमेशा चलती रहती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। नेहा आपके? नेहा, आपको समझ में आया? क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही आप तक? क्या आप क्लास में नहीं है? ऐसा ही लग रहा है मेरे को भी। इसका जो निर्वाचन के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल कौन सा होगा? 84 होगा इसका। 84। 84। ठीक है। कार्यकाल हो गया, समझ में आया ये। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग तो नहीं पूछोगे कि पहली बार जब सदस्य चुने गए होंगे तो फिर उनका कैसे सेवानिवृत्त हुए होंगे? मान के चलिए पहले बार सदस्य चुन लिए गए, आपके 243 सदस्य चुन लिए। ठीक है, तो फिर ये 245 सदस्य कैसे सेवानिवृत्त हुए होंगे? तो इन 245 का सबका ही 6 वर्ष हुआ होगा, तभी सेवानिवृत्त हो सकते हैं, है ना? तो ये प्रक्रिया आपकी पहले से कैसे चली आ रही है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? बताएं शिवम तिवारी जल्दी से। शिवम, इसका कुछ नहीं है। पहले जब आपकी लोकसभा ये राज्यसभा बनके कंप्लीट हुई थी, उस समय पहले तो आपके पूरे के पूरे सदस्य नहीं थे। आपने लॉटरी वाला सिस्टम सुना होगा। यहाँ पर लोगों की लॉटरी सी लगी थी, लॉटरी की तरह लोगों को चुना गया था, और धीरे धीरे सदस्य आते गए, आते गए। वो एक समय वो आया जब हमारी पूरी संख्या हो गई, तब तक जो पिछले सदस्य थे, पहले सत्र आए थे, सबसे पहली बार में आए थे, उनके वापस 6 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। इस प्रकार एक तेईस सदस्य आपके प्रति ईयर होने लगे, और यही प्रक्रिया आगे चलकर बन गई और स्थायी सदन कहलाया। ठीक है, कार्यकाल हमने समझ लिया। कार्यकाल के बाद आता है आपका पदाधिकारी। पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सभापति, एक होता है आपका उपसभापति। सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। इस पदाधिकारी का जो प्रावधान है संविधान में, किसमें? आर्टिकल 89 में है। जी, आर्टिकल 89 में पदाधिकारियों का सब वो है। ठीक है, सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये हमारे कौन से आर्टिकल में बोला गया था? आर्टिकल 63 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखना। 63।
63 जी। 64 में उपराष्ट्रपति है? कौन से में उपराष्ट्रपति दिया गया पहले ये बताएं आप हमें। 62 में क्या वैसे बनाया गया है कि देश का 63 में ये दिया गया प्रावधान आपका। भैया वाइस प्रेसिडेंट है, आपका कहना सही है, 63 में वाइस प्रेसिडेंट है। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति क्या है, फिर आप क्या जवाब दोगे बताइए, उपराष्ट्रपति क्या है? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि उपराष्ट्रपति क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है। और आपको लिखना है सिर्फ क्या कहते हैं, जितने भी शब्दों में लिखना चाहो लिख सकते, बताइए उपराष्ट्रपति क्या है। भाई ये तो सबको पता है, और ये तो एक पद के बारे में बता रहे हो, हमने पूछा है कि उपराष्ट्रपति क्या है। 64 में नहीं, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। जहां तक आपका कहाँ से लिखा है मुझे नहीं जानकारी है, और जो मेरे पास लिखा है मैंने एक बार नहीं कम से कम 10 बार उस चीज को सर्च किया, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल 63, ठीक है। आप एक बार और चेक करना, मैं भी चेक करूंगा, जहां तक है मेरा मानना यही है आर्टिकल 63 में। व्हाट्सएप अभी मैं चला नहीं पाऊंगा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ, क्लास के बाद देख लूंगा मैं, ठीक है। आर्टिकल 63 में आपका दिया गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपसभापति जो कि राज्यसभा का सदस्य होता है, और राज्यसभा से ये सदस्य चुना जाता है, याद रखना। इसके ये दो पदाधिकारी होते हैं, उपसभापति, सभापति। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। शक्तियां एवं, जी बोलिए। अनुच्छेद 64 में चेक करके मैं बताऊंगा, मैं अभी नहीं बता सकता इसके बाद। किस में से पढ़ रहे हो आप? लूसेंट में से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपको डिटेल अभी कुछ समय बाद सेंड कर देंगे ग्रुप में, आप देख लेना, ठीक है। अब इसको समझ लें, शक्तियां एवं कार्य। देखिए राज्यसभा की शक्तियों को जैसे हमने राष्ट्रपति की शक्तियां आपकी बांटी थी, उस तरीके से नहीं, लेकिन राज्यसभा की हम शक्तियों को विधायी शक्तियों के रूप में बांट के काम करते हैं। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर के रूप में। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियां। विधायी मतलब आपके जैसे कोई बिल वगैरह है, कानून संबंधी शक्तियां राज्यसभा की, कानून या फिर बिल, ये राज्यसभा को समान अधिकार है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं आपके अलग से जो इसको अलग से शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 249।
और आर्टिकल आपका 321 312। ये दो आर्टिकल हैं जो इसको अलग से शक्ति प्रदान करते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर मान के चलिए कोई विषय है, आपकी जो सूचियां हैं आपकी 3 प्रकार की हैं। सूचियां आपकी 3 प्रकार की हैं, संघ, समवर्ती और राज्य। ये 3 सूचियां हैं आपकी, संघ, समवर्ती, राज्य। देखो संघ की जो सूची में शामिल विषय है उन पर तो संघ कानून बना सकता है। यहाँ पर समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और संघ। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे मान चलिए राज्य सूची में शामिल राज्य क्षेत्र का कोई विषय है, लेकिन उस पर हमें कानून बनाना है पूरे देश के लिए। क्योंकि मान चलिए कोई एक ऐसा विषय आ गया, कानून आ गया जो सारे देश के लिए उपयोगी होगा। ये किसको लग रहा है? राज्यसभा को लग रहा है। तो राज्यसभा यहाँ पर अपने 249 आर्टिकल का उपयोग करके राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 312। राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है वो अलग से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आपकी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अभी हाल ही में आपकी 2 सेवाएं और निकल के आई हैं, आईईएस और आईएमएस। ठीक है, आईईएस और आईएमएस। तो इन सेवाओं का सृजन किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 312 के तहत किया जाता है। जो कौन करता है? आपका राज्यसभा करती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। यह आपका पूरा का पूरा राज्यसभा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताएं। आ गया? अगर इस चीज को नोट करना चाहो नोट कर सकते हो शॉर्ट शॉर्ट में। नोट कर रहे हैं क्या आप? नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको यहाँ राज्यसभा की जो वो सीटें हैं किस राज्य में कितनी है वो नोट करा दूं। उसके बाद आपकी यहाँ पे राज्यसभा कंप्लीट हो जाएगी। करिए जल्दी थोड़ा। महाराष्ट्र में आपकी 19 नहीं है, 11 है। जी, 11। 11। आप क्या कंफ्यूजन नहीं करते थे भाई? 4 राज्य हैं, सुनो। 4 राज्य हैं अरे मेरी बात सुनो, 4 राज्य हैं जिनकी 11-11 सीटें हैं। मध्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। एक मिनट।
भैया 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी देख लेता हूँ ना। तो आ गई मेरी बुक। आपका राज्यसभा। आपका लक्ष्मीकांत, हाँ ओके, ये किसकी है? लोकसभा। हाँ, महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु में आपके 18 सही है। तमिलनाडु कब सही है? यूपी की आपकी 21 है। 21, 21। हाँ। एक मिनट क्या बेटा। यहाँ पर आपका 19। 31 है, 31। हो गया। अरे याद क्या करना, हमारे जो हमारे पास पूरा डाटा है ना पहले का, जो सन ने लिखाया है, उन्होंने अभी भी इतना ही लिखाया था यार। इसका मतलब उन्होंने पुराना डाटा लिखाया है। नहीं, मैं लक्ष्मीकांत से नहीं देख रहा ना। एडिशन मेरा पंचम होगा शायद। हाँ, पंचम है। फिफ्थ। मैं मैं और क्या। झारखंड में कितना है? कर्नाटक में आपका तो पूरी नहीं है। क्या? ज्यादा के लिख लोगे, क्या दिक्कत है? हम्म। चलिए लिखिए आप। जम्मू कश्मीर। 4। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। 11। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात 11। महाराष्ट्र 19। महाराष्ट्र 19।
उड़ीसा में कितनी है? उड़ीसा 10, राजस्थान 10। हाँ, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10। उड़ीसा 10, राजस्थान 10। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16। तमिलनाडु में 18। जी। उत्तर प्रदेश में 31। उत्तर प्रदेश में 31। अब आपके जो 4 नए राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, उनके लिख लीजिए। उत्तराखंड 3। उत्तराखंड 3। छत्तीसगढ़ 5। झारखंड 6। और तेलंगाना 7। झारखंड 6 और तेलंगाना 7। उत्तराखंड में 3। छत्तीसगढ़ में 5। उत्तराखंड में 3। छत्तीसगढ़ में 5। झारखंड में 6। और तेलंगाना में 7। ओके। ये राज्यसभा सीटें हैं आपकी। अब जैसे आपके जितने भी 7 सिस्टर हैं, उन सब में एक एक है, याद रखना। ठीक है। और आपका यहाँ पे आज की क्लास होती है हमारी। कल अपन मिलेंगे मंडे को, लोकसभा के बारे में पढ़ते हुए। लोकसभा में क्या होती है संरचना, कैसे क्या सदस्य होते हैं, निर्वाचन होता है, क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे लोकसभा में। और लोकसभा के बाद हम बात करेंगे फिर संसद की कार्रवाई, कि संसद की कार्रवाई कैसे होती है, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, विभिन्न काल इस तरीके से आएंगे आपके। फिर हम पढ़ेंगे प्रस्ताव, संसद में किस प्रकार के प्रस्ताव वगैरह आते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया, जिसमें आपके क्या। अब आपकी सही आ रही है वॉइस? वॉइस सही आ रही है क्या अभी? चलिए, मैं ये बता रहा था, मंडे को हम पढ़ेंगे लोकसभा, लोकसभा के बाद पढ़ेंगे संसद की कार्रवाई, जिसमें काल वगैरह आते हैं, जैसे प्रश्न काल, शून्य काल। फिर हम पढ़ेंगे संसद में किस प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, संकल्प लाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। और विधि निर्माण की प्रक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे फिर संसद में विधेयक, किस प्रकार के विधेयक होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे संसद का सत्रावसान, विघटन वगैरह, और इसी के बाद आपकी संसद समाप्त हो जाएगी। और संसद के बाद हम फिर पढ़ेंगे बजट, आर्टिकल 112। 2 दिन की क्लास है बजट की, देख लेना आप, एक दिन का नहीं है। अभी आपने पढ़ा है इकोनॉमी वाला बजट, अभी पॉलिटी वाला बजट देखा ही नहीं किस तरीके का होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।
मंडे को मिलते हैं फिर अपन। कल आपका टेस्ट रहेगा, आपको बता दिया जाएगा कितने बजे टेस्ट है, और टाइमिंग भी बता दी जाएगी आपको, कल ही बता दी जाएगी मॉर्निंग में 8 बजे तक। अब तो तैयारी रखें, या पॉलिटी का हो सकता है, पॉलिटी का हो सकता है, या फिर आपका एमपी का हो सकता है, या फिर आपका जियोग्राफी का हो सकता है, या फिर इन तीनों का हो सकता है। अब आपको जैसा भी पता हो। ठीक है। चलिए, आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं है। ठीक है, जिसको शादी वगैरह में जाना है शादी वगैरह में जाइए। आपकी 4 बजे क्लास है, अगर आप लेना चाहें तो बता दें, कंटिन्यू करवाएं, या हम सबसे मना कर देते हैं कि क्लास नहीं करें। ठीक है, आप अपने विचार हमें बता दें, क्या करना है क्लास का, मैथ की क्लास का, अभी ग्रुप में आप बता दें। ठीक है, ओके। आपने बात की थी कॉल करके बच्चों से? क्या कह रहे थे, कुछ बोला उन्होंने? अच्छा, सही है। शादी में, शादी तो आपकी रहेगी लगभग 10 मई तक रहेंगी शादी। किसकी? उसमें बच्चे कौन से आ रहे हैं जीके वाली में, भाई कौन सी जीके वाली क्लास है अपनी? अच्छा। अरे कुछ नहीं, अभी क्या हमारे घर में भी शादी है, इस वजह से थोड़ा मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे अपन, 7 मई की हम छुट्टी रखेंगे, 7 की और 8 की। और आपके कल से एकदम नियमित रूप से क्लास चलेगी, मंडे से। जो टाइमिंग है, टाइमिंग आप लोग सोच के बता देना, सुबह रखनी है क्लास या शाम को रखनी है। जहां तक है मेरा मानना है, आपकी सुबह की क्लास ही होना चाहिए, सुबह की, या फिर आप 10 बजे से 1 बजे के बीच में रखो क्लास। यही तो मैं नहीं, 10 बजे से 1 बजे के बीच में रखो, जिसको जैसे सुबह भी काम होता है, जो बच्चे गांव से रिलेटेड है, गांव में काम होते हैं सुबह, 10 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं। और 12 1 बजे तक आप क्लास लेकर बढ़िया, जिसको सोना है, खाना है, पीना है, करना है, जो करना है करे। 10 से 1। हाँ, जो भी है आप हमें बता दें, ग्रुप में अपने विचार लेकर बता दें किसको क्या करना है क्लास का टाइमिंग, उस हिसाब से अपन देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।